नमस्कार, न्यूज स्ट्रीट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। पहाड़ समाचार में मैं हूं आपके साथ पूजा खंडूरी। खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। हरिद्वार में सूर्य ग्रहण के बाद अब श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान किया है। गंगा स्नान के लिए लोगों का सैलाब उमड़ता हुआ नजर आया। हर की पैड़ी पर भारी भीड़ उमड़ी है। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान किया। ग्रहण के दौरान सूतकाल से ही मंदिर बंद रहे थे। अब ग्रहण के बाद मंदिरों के कपाट खोले गए हैं। तो आज देश भर में अलग अलग जगहों पर अलग अलग क्षेत्रों में सूर्य ग्रहण नजर आया है और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हर की पैड़ी की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। उत्तराखंड में भी हर की पैड़ी पर गंगा स्नान करते हुए तमाम लोग आपको नजर आ रहे होंगे। जो मान्यता भी है कि सूर्य ग्रहण के बाद गंगा स्नान करना चाहिए, तो वहां पर लोगों का जन सैलाब उमड़ता हुआ नजर आया है। ये तस्वीरें उसी दौरान की हम आपको दिखा रहे हैं जब हरिद्वार में लोग घाटों पर पहुंच रहे थे और गंगा स्नान कर रहे थे। आज सूर्य ग्रहण आंशिक तौर पर लगा था और इस साल का आखिरी सूर्य ग्रहण था। हालांकि भारत में सिर्फ 30% ही वो नजर आया बाकी देशों के हिसाब से, लेकिन कई ऐसे राज्य थे जहां पर सूर्य ग्रहण को देखने में लोगों में खासा उत्साह नजर आ रहा था। अब ग्रहण के चलते, क्योंकि माना जाता है हमारी धार्मिक परंपराओं और मान्यताओं के अनुसार कि पूजा पाठ नहीं करना चाहिए देवी देवताओं का, तो इस वजह से जो मंदिर थे उसके कपाट भी बंद कर दिए गए थे जगह जगह पर। अब जैसे ही सूर्यास्त के साथ ग्रहण भी समाप्त हुआ, खत्म हुआ, तो उसके बाद फिर मंदिरों के कपाट खोले जा रहे हैं और श्रद्धालु एक बार फिर से मंदिरों में जाकर भगवान के दर्शन कर पा रहे हैं, पूजा अर्चना कर पा रहे हैं। तो ये उस दौरान की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जब हरिद्वार में हर की पैड़ी पर तमाम श्रद्धालुओं की मौजूदगी थी और गंगा स्नान करते हुए वो इन तस्वीरों में आपको नजर आ रहे होंगे। तो अब मंदिरों के कपाट भी खोल दिए गए हैं और जो श्रद्धालु हैं वो मंदिरों में जाकर पूजा पाठ कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, भगवान के दर्शन कर रहे हैं। हमने अलग अलग जगह से आपको तस्वीरें भी दिखाई है, लेकिन ये तस्वीर देखिए, हरिद्वार की ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर गंगा स्नान के लिए देखिए किस तरीके से लोगों की भीड़ उमड़ती नजर आई। हमारे संवाददाता तुषार हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ कनेक्ट हो गए। तुषार, सूर्य ग्रहण के समापन के साथ साथ मंदिरों के कपाट भी अब खुलने लगे हैं। अब मंदिरों में जाकर दर्शन पूजन कर पा रहे हैं जो श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं और तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरीके से गंगा घाट पर हर की पैड़ी पर यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे, गंगा स्नान करते हुए नजर आए। वहां पर किस तरह से सूर्य ग्रहण नजर आया था क्या, और जब नजर आया था तो लोगों ने किस तरह से देखा, क्या कोई तैयारी वहां की गई थी? जी हाँ, बिल्कुल। सूर्य ग्रहण ये साल का आखिरी सूर्य ग्रहण था और इसको लेकर काफी लोग उत्साहित थे कि किस तरह से ये सूर्य ग्रहण होगा, क्योंकि शाम का वक्त भी था। 4 बजे करीब ये सूर्य ग्रहण शुरू हुआ और करीब 5:45 बजे ये सूर्य ग्रहण खत्म हुआ। तो इसको लेकर बहुत उत्साह में थे लोग और लोगों की मान्यता ये है कि अगर आप इस वक्त गंगा स्नान करते हैं और साथ साथ दान पुण्य का कार्य भी करते हैं तो आपको उसका फल जरूर मिलता है। और उसी को लेकर तमाम लोग श्रद्धालु या फिर दूर दूर से श्रद्धालु भी यहाँ पर आए थे। आसपास देहात क्षेत्र से बात की जाए हरिद्वार के या फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बात की जाए तो तमाम लोग हरिद्वार आते हैं और यहाँ पर गंगा स्नान का उन्होंने लुत्फ उठाया। और साथ साथ जिस तरह से सूर्य ग्रहण की स्थिति हमने देखी, सूर्य ग्रहण की तस्वीरें कितनी सुंदर थी, वो भी लोगों ने दीदार किया कि किस तरह से जो नदी के किनारे किस तरह से सूर्य ग्रहण हो रहा था। वैसे पुरोहितों की बात की जाए तो पुरोहितों की ने ये साफ कहा है कि अगर ऐसे ग्रहण में हमें भगवान सूर्य नारायण की मदद करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल घड़ी होती है सूर्य के लिए। तो ऐसे में हमें मंत्रों के जाप करने चाहिए, कीर्तन करने चाहिए और साथ साथ सूर्य नारायण को जिस मंत्रों से उन्हें शक्ति मिले। और तमाम लोग यहाँ पर थे, बड़े उत्साहित थे, कीर्तन चल रहे थे। मतलब कहा जा सकता है कि एक दुर्लभ नजारा देखने को मिल रहा था कि किस तरह से एक मास मतलब इतने मास तरह से लोग आते हैं कि एकजुट होते हैं और कीर्तन करते हैं। अलग अलग शहरों से लोग आए हैं और एक साथ बैठकर कीर्तन करते हैं, स्नान करते हैं। तो एक दुर्लभ नजारा देखने को मिला आज। जी, कैसी तस्वीर सूर्य ग्रहण के दौरान वहां पर नजर आ रही थी तुषार? लोगों में कितना उत्साह उस दौरान नजर आ रहा था? सूर्य ग्रहण को देखने का एक अलग ही क्रेज होता है जो लोगों में देखने को मिलता है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, शाम का वक्त था तो शाम के वक्त जब जिस तरफ सूर्य ग्रहण हो रहा था तो ऐसे में जो सूर्य की रोशनी थी वो भी ज्यादा तेज आंखों पे नहीं पड़ रही थी। तो ऐसे में जो नजारा देखने को मिल रहा
तो अपनी वैसे तो अपनी ओपन आईज से हम उसे देख नहीं सकते, सीधी आंखों से नहीं देख सकते, ऐसा अशुभ माना गया है, लेकिन फिर भी लोग उसे दीदार कर रहे थे कि इतना जो खूबसूरत और दुर्लभ नजारा देखने को मिल रहा था कि उसके लोग अपने आप को रोक नहीं पा रहे थे कि कितना दुर्लभ नजारा है, कितना खूबसूरत नजारा देखने को। और साथ साथ जो भजन कीर्तन वहां पर हो रहे थे, जैसा उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा था, गंगा स्नान चल रहा था, परिवार के साथ लोग आए थे, ढोल और वो भी ढोल बाजे लेकर आए थे, तो लोग बड़े ही उत्साह थे। साल का आखिरी वो था, लोगों की छुट्टियां भी थी साथ साथ, तो इसलिए काफी भीड़ गंगा घाटों पे देखने के लिए। ठीक है तुषार, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं और हमारे संवाददाता ने जिस तरीके से बताया कि वहां पर भजन कीर्तन करते हुए लोग नजर आ रहे थे, ढोल बाजे लेकर वहां पहुंचे थे, और क्योंकि आज छुट्टी का दिन था अपने परिवार के साथ पहुंचे और सूर्य ग्रहण तो उन्होंने देखा ही देखा, साथ में उन्होंने हर की पैड़ी पर गंगा स्नान भी किया। और कल से बंद हो रहे हैं गंगोत्री धाम के कपाट। कल दोपहर 12:01 पर कपाट बंद होंगे। 27 अक्टूबर को यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होंगे। 27 अक्टूबर को दोपहर 12:09 पर कपाट बंद होंगे। कपाट बंद होने के बाद शीतकालीन प्रवास में दर्शन होंगे। देश प्रदेश के भक्त ओखीमठ में दर्शन कर सकेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कल गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने जा रहे हैं। कल दोपहर 12:01 पर ठीक इसी समय पर कपाट बंद हो जाएंगे। इस बार रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु चारों धाम पहुंचे हैं दर्शन करने के लिए, और कल गंगोत्री धाम के कपाट पूरे विधि विधान के साथ 12:01 पर बंद हो जाएंगे। तो चार धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री समेत अन्य मंदिरों में आज श्रद्धालु दर्शन नहीं कर पाए थे क्योंकि सूर्य ग्रहण था, जिसके चलते चार धाम के कपाट बंद रहे। सुबह 4 बजे से 26 मिनट से कपाट बंद कर दिए गए थे क्योंकि तब से सूतक शुरू हो गया था, और शाम को करीबन 6 बजे कपाट खुले हैं। चारों धामों के कपाट भी जल्द ही बंद होने वाले हैं। 19 नवंबर को जहां बद्रीनाथ धाम के कपाट होंगे, तो 27 अक्टूबर को केदारनाथ और यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होंगे, जबकि गंगोत्री धाम के कपाट कल ही बंद होने जा रहे हैं। शीतकाल के लिए ये कपाट बंद कर दिए जाएंगे। अब तक चारों धामों में 44 लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंच चुके हैं, और इसके साथ ही चारों धामों में अभी भी श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। तो आपको हमने तस्वीरें भी दिखाई है अलग अलग धामों से, जहां पर श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी रहा। सुरेंद्र रावत संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, कल गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने जा रहे हैं ठीक 12:01 पर, और फिर 27 अक्टूबर को केदारनाथ और यमुनोत्री के कपाट बंद होंगे। किस तरीके की तैयारियां चल रही है कल जब कपाट बंद हो जाएंगे उसको लेकर? बिल्कुल, जो शीतकालीन जो यात्रा बंद होती है उस दौरान पारंपरिक जो मान्यताएं हैं, उस शीतकाल के दौरान यहाँ पे कपाट बंद किए जाते हैं, और सर्दियां भी यहाँ पे होती हैं। सब चीजों को देखते हुए धार्मिक परंपराओं के साथ सुबह से पूजा अर्चनाएं होती हैं, और अपने अपने जो शीतकालीन प्रवास के लिए जो चल बिगड़े डोलियां होती है वो रवाना होती हैं। बहुत शुक्रिया सुरेंद्र आपको तमाम जानकारी के लिए। तो देश प्रदेश के भक्त ओखीमठ में दर्शन कर सकेंगे, और ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं जहां पर श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी। तस्वीर देख रहे हैं आप, बद्रीनाथ की ये तस्वीर है। साथ ही आपको बता दें कि कल दोपहर 12:01 पर गंगोत्री धाम के कपाट बंद हो जाएंगे। और उत्तराखंड की सड़कें अब गड्ढा मुक्त होंगी। सीएम ने गड्ढा मुक्त सड़कों की रिपोर्ट तलब की है। 1 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। तीर्थ स्थलों से जुड़ी सड़कों के मरम्मतीकरण के निर्देश के लिहाज से भी ये काफी अहम माना जा रहा है। प्रदेश के उच्च अधिकारियों के साथ सीएम ने बैठक की। विभागीय अधिकारियों से सीएम ने रिपोर्ट तलब की। मुख्य सचिव, डीजीपी बैठक में शामिल रहे थे। प्रदेश में बन रहे सभी कॉरिडोर्स का सीएम ने जायजा लिया है, और कॉरिडोर का निर्माण जल्द ही पूरा करने के उनकी तरफ से निर्देश दिए गए हैं। तो जो गड्ढे हैं सड़कों पर जिनकी वजह से हादसे होते हैं, उसको लेकर एक अहम पहल की गई है। उत्तराखंड की सड़कें गड्ढा मुक्त होंगी, सीएम ने रिपोर्ट तलब की है। सुरेंद्र डसीला इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, अब उत्तराखंड की सड़कें गड्ढा मुक्त होगी, सीएम ने गड्ढा मुक्त सड़कों को लेकर रिपोर्ट तलब की, पूरी जानकारी बताइए इससे जुड़ी।
देखिए बिल्कुल पूजा, मुख्यमंत्री ने पीडब्ल्यूडी से जुड़े हुए, एनएच से जुड़े हुए और अन्य प्रोजेक्ट से जुड़े हुए तमाम अधिकारियों की बैठक ली थी। इसमें पुलिस और अन्य विभागों के अधिकारी भी मौजूद थे। पुलिस इसलिए मौजूद थी क्योंकि ट्रैफिक का सबसे बड़ा कारण है सड़कें, और अक्सर ये दिक्कतें होती हैं और इसीलिए मुख्यमंत्री ने ये बैठक भी बुलाई थी। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा है कि एक सप्ताह के भीतर तमाम जो सड़कें प्रदेश की हैं उनकी स्थिति क्या है, और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि किन सड़कों में गड्ढे हैं, वहां पर किस तरीके से अधिकारियों ने अब तक देखा है, क्या कुछ उसमें हुआ है, उसकी प्रोग्रेस की रिपोर्ट पूरी बताएं। और दूसरा, सीएम ने कहा है कि जो कॉरिडोर प्रस्तावित हैं, हरिद्वार विशिष्ट कॉरिडोर, पिथौरागढ़ एयरपोर्ट का संचालन, मानसखंड कॉरिडोर, रामनगर रानीखेत सड़क, मां पुण्यागिरी धाम, ऐसी तमाम जो कॉरिडोर की सड़कें हैं उनकी स्थिति क्या है, उनके बारे में पूरी जानकारी दें। और सीधे तौर पे पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को ये कहा है कि एक हफ्ते के भीतर जिन भी सड़कों में गड्ढे हैं, गड्ढे भरने का काम आप शुरू करें, क्योंकि मुख्यमंत्री को एक रिपोर्ट में पुलिस अधिकारियों ने कहा था कि कई सड़क हादसों का बड़ा कारण गड्ढे हैं। अगर गड्ढों को भर दिया जाता है तो बहुत बड़े पैमाने पर सड़क हादसे भी रुकेंगे। उसको लेकर मुख्यमंत्री ने नाराजगी भी जताई और उन्होंने कहा एक हफ्ते के भीतर इन तमाम सड़कों की रिपोर्ट उनको दें। और दूसरा, मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि जो सड़कें प्रस्तावित हैं, जिन सड़कों का काम अभी अधर में लटका हुआ है, उनको पूरी करने के लिए भी डिटेल रिपोर्ट दें। मानसखंड कॉरिडोर जो बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है केंद्र सरकार का, पिथौरागढ़ में जो कैलाश मानसरोवर यात्रा का पूरा रूट है, उसको लेकर कनेक्टिविटी कैसी है, रोड की स्थिति क्या है और रोपवे सिस्टम को हम कैसे वहां डेवलप कर सकते हैं, इस पर भी मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं। पूजा, ठीक है सुरेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गड्ढा मुक्त सड़कों को लेकर रिपोर्ट तलब की है और एक सप्ताह के भीतर ही रिपोर्ट सौंपने के निर्देश अब दिए गए हैं। तीर्थ स्थलों से जुड़ी सड़कों के मरम्मतीकरण के निर्देश भी दिए गए हैं। वहीं प्रदेश के उच्च अधिकारियों के साथ सीएम ने बैठक की। विभागीय अधिकारियों से सीएम ने रिपोर्ट तलब की है। मुख्य सचिव और डीजीपी इस बैठक में मौजूद रहे। प्रदेश में बन रहे सभी कॉरिडोर्स का भी जायजा लिया गया। इगास बगवाल पर सरकारी छुट्टी होगी। उत्तराखंड में इगास बगवाल पर सरकारी छुट्टी अब होगी। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी की मुहिम रंग लाई है। सीएम धामी ने ट्वीट करके ये जानकारी दी कि उत्तराखंड के लोक पर्व इगास बगवाल को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजकीय अवकाश की घोषणा की है। ये दूसरा मौका होगा जब उत्तराखंड में लोक पर्व इगास को लेकर अवकाश घोषित किया गया है। इससे पहले पिछले साल भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा इगास बगवाल पर राजकीय अवकाश की घोषणा की गई थी। मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि इगास बगवाल उत्तराखंड वासियों के लिए एक विशेष स्थान रखता है। यह हमारी लोक संस्कृति का प्रतीक है। हम सब का प्रयास होना चाहिए कि अपनी संस्कृति, विरासत और परंपरा को हम जीवित रखें। नई पीढ़ी हमारी लोक संस्कृति और पारंपरिक त्योहारों से जुड़ी रहे, यही हमारा उद्देश्य है। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट के जरिए ये जानकारी दी है कि इगास बगवाल के दिन सरकारी छुट्टी रहेगी। ये ट्वीट की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। इगास बगवाल पर अब सरकारी छुट्टी होगी। उत्तराखंड में इगास बगवाल पर सरकारी छुट्टी का ऐलान किया गया है। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी की मुहिम रंग लाती हुई नजर आई है। सीएम ने ट्वीट के माध्यम से ये जानकारी दी। सुरेंद्र जसीला हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुरेंद्र, पिछले साल की तरह इस साल भी इगास बगवाल पर सरकारी छुट्टी का ऐलान किया गया है। एक चीज और समझना चाह रहे थे कि ये इगास बगवाल पर जो सरकारी छुट्टी का ऐलान किया गया है, क्या ये छुट्टी अब परमानेंट होगी कि हर साल जब जब ये पर्व आएगा तब छुट्टी रहेगी, या फिर इस साल के लिए है बस? देखिए पूजा, ये तो सरकारों पर निर्भर करेगा, क्योंकि ये जो तय छुट्टियां होती हैं उसमें शामिल नहीं है। यानी सरकारी जो राष्ट्रीय अवकाश का कैलेंडर होता है उसमें शामिल नहीं है। ये लोक पर्व का अवकाश है जिसे सरकारें जिस पर फैसला लेंगी। जैसे उत्तराखंड में अगर बात करूं तो हमने देखा है जब छठी मैया की पूजा होती है तो उस वक्त भी छुट्टी होती है, और पूर्व की सरकारों ने करवा चौथ में भी छुट्टी दी है। लेकिन पिछले 2 साल से प्रदेश में इगास बगवाल, जिसे कुमाऊं में बूढ़ी दिवाली कहा जाता है और गढ़वाल में इसे इगास का पर्व कहा जाता है, इस पर छुट्टी मिल रही है। इसके लिए अगर बात करूं तो सांसद अनिल बलूनी की मुहिम ये रंग लाई है, क्योंकि सबसे पहले प्रदेश में वही थे जो लगातार इस लोक पर्व को मनाने की अपील कर रहे थे। उनका ये कहना था कि जब लोग अपने गांव में, अपने पैतृक आवासों में इस त्योहार को मनाने जाएंगे, दीपावली की एकादशी के दिन जो होती है, यानी दीपावली के बाद एकादशी के दिन
ये होती है। और ये माना जाता है कि अगर इस पर्व में आप अपने पैतृक आवासों में, पैतृक क्षेत्रों में जाते हैं तो गांव भी विकसित होते हैं। और दूसरा, ये उत्तराखंड की परंपरा, चाहे कुमाऊं हो, गढ़वाल हो, जौनसार हो, हर जगह ये बड़ा पर्व माना जाता है। मुख्यमंत्री ने इसमें इस बार भी छुट्टी दी है, तो कहीं ना कहीं सांसद अनिल बलूनी की मुहिम को आगे बढ़ाया है मुख्यमंत्री ने। और दूसरा, मुख्यमंत्री ने खुद ये कहा है कि हमें हमारे लोक पर्वों को भी मनाना होगा, और अगर ऐसा करते हैं तो पहाड़ों पर पलायन भी खत्म होगा। तो दो नेताओं की ये बड़ी पहल है जिसमें अनिल बलूनी ने शुरुआत की थी, और मुख्यमंत्री ने इस पर आदेश करके एक बड़ा कदम उठाया है, जिसकी सराहना खुद अनिल बलूनी ने भी किया। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री का आभार कि उन्होंने इस तरीके से इगास बगवाल पर छुट्टी घोषित की है। पूजा, ठीक है सुरेंद्र, आप बने रहिए हमारे पास, आपके पास मैं वापस लौटूंगी। तो सरकारी छुट्टी का ऐलान इगास बगवाल के दिन अब किया गया है। इगास बगवाल, आप समझ ही रहे होंगे कि जब श्री राम वापस अयोध्या लौटे थे तो 11 दिन बाद फिर ये खबर पहुंची थी उत्तराखंड, और इसी वजह से इसी दिन इस त्योहार को मनाया जाता है। उत्तराखंड में अब लोकायुक्त की नियुक्ति न होने को लेकर समय समय पर तमाम तरीके के सवाल उठते हुए नजर आए हैं, लेकिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने लोकायुक्त को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जिसके बाद फिर से चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। ये कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी सरकार और संगठन दोनों लोकायुक्त को लेकर गंभीर है। लोकायुक्त में विधानसभा की ज्वाइंट कमेटी बनी हुई है, ज्वाइंट कमेटी की रिपोर्ट आने दीजिए। हम आज भी लोकायुक्त के पक्ष में है, और निश्चित रूप से कमेटी आएगी, उसके बाद आपको पूरी जानकारी मिलेगी। दुर्भाग्य है कि 5 साल वो निकल गए और दूसरी सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की बन गई, लेकिन अभी तक लोकायुक्त का कहीं अता पता नहीं। भ्रष्टाचार से लड़ने का सरकार का कोई इरादा नहीं है। लगातार भ्रष्टाचार की शिकायतें आ रही है, और मैं समझता हूं लोकायुक्त होता तो काफी हद तक उस पर अंकुश लग पाता। और देहरादून से बड़ी खबर, 660 नई बसें खरीदेगी उत्तराखंड सरकार। नई बसों के खरीदारी की योजना तैयार की गई है। बड़ी संख्या में सड़क पर नई बसेस दिखाई देंगी। 200 इलेक्ट्रिक बसें खरीदने की तैयारी की जा रही है, तो वहीं 200 सीएनजी बसें खरीदने की तैयारी है। ऐसे ही 200 डीजल बसें खरीदी जाएंगी और 60 ऑर्डिनरी बसें भी खरीदने की तैयारी हो रही है। उत्तराखंड के परिवहन विभाग में बसों का कायाकल्प होने जा रहा है। इसी कड़ी में राज्य में बड़ी संख्या में नई बसें खरीदने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उत्तराखंड में 660 नई बसें खरीदने की प्रक्रिया चल रही है। इनमें से 200 इलेक्ट्रिक बसें होंगी, तो 200 सीएनजी बसेस होंगी। 200 डीजल बसों के अलावा 60 ऑर्डिनरी बसेस को भी सरकार खरीदने जा रही है। आने वाले दिनों में इंटरस्टेट और राज्य के अंदर बड़ी मात्रा में नई बसों की बड़ी खेप देखने को मिलेगी। इलेक्ट्रिक और सीएनजी की बसेस जो होंगी वो मैदानी क्षेत्र में चलाई जाएंगी, जबकि डीजल वाली बसेस पहाड़ी क्षेत्र में चलाने की सरकार योजना बनाई जा रही है। तो 660 नई बसेस खरीदेगी। लगभग 610 गाड़ियों का बेड़ा हम बढ़ाने जा रहे हैं। पर्वतीय क्षेत्र में हमारी साधारण बसें चलेंगी, और मैदानी क्षेत्र में और बड़े रूटों में सीएनजी और इलेक्ट्रिकल बसें चलेंगी। अभी हमने 5 इलेक्ट्रिकल बसों का शुरुआत की है, और अभी टेंडर प्रक्रिया हमारी शुरू हो रही है। सुरेंद्र जसीला हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए। सुरेंद्र, बड़ी संख्या में प्रदेश सरकार की तरफ से बसेस खरीदी जाएंगी। थोड़ी जानकारी दीजिएगा जरा इससे जुड़ी कि किस क्षेत्र में किस तरह से इन बसेस का संचालन होगा। देखिए, उत्तराखंड परिवहन निगम में अगर बात करें तो पहाड़ पे बसें चलती हैं, और पहाड़ पे बसों पे चलने की वजह से निगम घाटे में बहुत आता है, क्योंकि पहाड़ पर एक तो मेंटेनेंस का खर्चा बहुत ज्यादा है, तेल की खपत बहुत ज्यादा है, और जो बजट है उस बजट में जो यात्रियों से पैसा आता है उससे बहुत ज्यादा आप संचालन नहीं कर पाते हैं। इसलिए ये फैसला लिया गया है कि सीएनजी की बसें चलाना ज्यादा सुटेबल रहेगा, ज्यादा आसान रहेगा, और दूसरा इलेक्ट्रिक बसें चलाना खर्च को कम करेगा। तो इसलिए जो 600 से ज्यादा नई बसों का ऐलान हुआ है, इसमें करीब 400 साढ़े 400 से ज्यादा बसें सीएनजी और इलेक्ट्रिक बसों से संबंधित होंगी। इसलिए होंगी क्योंकि इसका एक बड़ा फायदा मिलेगा। दूसरी बड़ी बात यह है कि सीएनजी की बसें, क्योंकि आप पहाड़ पर बहुत ज्यादा पिकअप नहीं होता है, बहुत ज्यादा संचालित नहीं कर पाएंगे, तो वहां के लिए आपको डीजल बसों की ही आवश्यकता फिलहाल होगी। इलेक्ट्रिक बसें वहां के लिए एक ऑप्शन जरूर है, लेकिन अभी चार्जिंग पॉइंट हर जगह डेवलप नहीं है, हर स्टेशन पे इस तरह की सुविधा नहीं है,
तो इसलिए फिलहाल अभी डीजल बसों पर भी निर्भरता बनी रहेगी। लेकिन ये जो नई बसें बेड़े में शामिल होंगी, इससे कहीं ना कहीं रेवेन्यू को धार मिलेगी, रेवेन्यू तेज होगा, ये अधिकारी मान के चल रहे हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी चिंता पूजा ये जरूर है कि उत्तराखंड में हमने पहले भी देखा है, बसें तो खरीदी जाती हैं, लेकिन संचालन में इस तरीके की नियमावली है, इस तरीके से चीजें होती हैं कि वो खर्च से ज्यादा नुकसान ज्यादा होने लगता है। कई ऐसी जगह हैं जहां से टूरिस्ट बड़ी संख्या में उत्तराखंड आता है, लेकिन वापसी में जाते वक्त आपके पास सवारियां नहीं होती हैं। कई लंबे रूट में बात करूं, अगर जयपुर की बात करूं या अन्य राज्यों की बात करूं, तो वहां के लिए आपको लगातार बसें लागू करनी होंगी, तभी आपको पर्यटक वहां से मिलेंगे। तो इसलिए एक बड़ी वो प्लानिंग करने की जरूरत जरूर है। हाँ, ये जरूर है कि नई बसों के आने से रेवेन्यू को फायदा जरूर मिलेगा। ठीक है सुरेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। दीपावली के इस मौके पर इस बार दमकल विभाग की तैयारी काफी चुस्त दुरुस्त रही है। इस साल आगजनी की कोई बड़ी घटना सामने नहीं आई। फायर विभाग के लिए अपने आप में ये एक बड़ी उपलब्धि है। प्रदेश भर के 13 जिलों में 96 जगहों पर आग लगने के मामले सामने आए। दमकल की टीम के मुस्तैदी के चलते कहीं भी आग ने विकराल रूप धारण नहीं किया और शांतिपूर्ण ढंग से दिवाली मनाई गई। उधम सिंह नगर में डीएम और एसएसपी कार्यालय से महज 100 मीटर की दूरी पर पटाखे के विवाद में युवक को गोली मार दी गई। गोली मारने की सूचना पर इलाके में अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में युवक को अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। युवक बिलासपुर का रहने वाला था। पुलिस आरोपी की धरपकड़ में जुट गई है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम का गठन कर दिया गया है। वाद विवाद बढ़ गया तो दोनों पक्ष जो है आमने सामने हो गए। तो फिर जो है उस आमने सामने होने के बाद मारपीटी हुई। तो फिर एक पक्ष की तरफ से तो है दलजीत सिंह और 2-3 लोग थे, वो भागने वाले थे, भाग गए थे उस साइड में। भागते टाइम में जो है गुरमीत सिंह ने गोली चलाई। तो वो गोली जो है कमर के नीचे लगी, पीठ से होते हुए पीछे से। और पौड़ी के एजीसी मोहल्ले में महिला का शव बरामद हुआ है। पुलिस ने महिला का फांसी पर लटका शव उसके मायके से बरामद किया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस के मुताबिक महिला मानसिक रूप से बीमार चल रही थी, जिसके चलते उसने ये कदम उठाया। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। आज सुबह हमको एक सूचना प्राप्त हुआ हॉस्पिटल से। उस सूचना आई थी कि एक महिला है, ये आईटीसी में रहते हैं वो लोग अपने मायके में, और उसने सुसाइड कर लिया है। तो सूचना पे हम लोग मौके पे गए थे वहाँ हॉस्पिटल में, और वहाँ उसका पंचायत में कार्रवाई की गई। तो जो अब तक की उसमें मतलब जो बात सामने आई है, उस महिला का थोड़ा बता रहे हैं मानसिक संतुलन कुछ खराब रहता था पहले, और वो लगातार अपने मायके में रह रही थी। बाकी जो भी उसमें और सच्चाई उसमें जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र में विवाहिता की ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। विवाहिता के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या के आरोप लगाए। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच शुरू कर दी है। जसपुर में धर्मपुर चौकी क्षेत्र का मामला है। यहाँ अंगदपुर गांव में एक विवाहिता है जिसकी शादी को 1.5 वर्ष हुआ है, और इसने आज इसकी संदिग्ध परिस्थितियों में अपने ससुराल में मृत्यु हो गई है। अभी सूचना पर हम लोग यहाँ पर आए हैं। मौके पर मजिस्ट्रेट को भी बुलाया गया है, पंचायतनामा भरा जा रहा है और पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जाएगी, और जो भी इसमें दोषी होंगे उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उधम सिंह नगर में एक शराबी का हंगामा मचाते हुए का वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल जसपुर कोतवाली क्षेत्र में शराब के नशे में एक युवक टावर पर चढ़ गया, जिसके बाद वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। युवक काफी देर तक हंगामा करता रहा। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को समझा बुझाकर किसी तरह नीचे उतारा। तो वहीं युवक के हंगामेबाजी का वीडियो भी सोशल मीडिया पर अपलोड होते ही वायरल हो गया। हरिद्वार में पटाखे की चिंगारी से एक आश्रम में आग लग गई और अफरा तफरी का माहौल बन गया। आनन फानन में पहुंची दमकल की गाड़ी ने आग पर काबू पाया, जबकि इलाके में लोगों ने फायर ब्रिगेड के समय पर नहीं पहुंचने का आरोप लगाया।
दिवाली के बाद एक बार फिर से पोल्यूशन लेवल ने परेशान करना शुरू कर दिया है। दिल्ली, एनसीआर समेत यूपी के कई शहर जहरीली हवा के आगोश में आ गए हैं। दमघोंटू स्मॉग ने लोगों का जीना दूभर कर दिया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दम घुट जाए पर पटाखे जलाने का शौक न जाए। जगमग दिवाली को जहरीली दिवाली बनाने की सनक कब जाएगी? दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित मुल्क है हमारा भारत। यहाँ की हवा में सांस लेने वाले की उम्र हर साल औसतन 5 साल कम हो जाती है। लेकिन दिवाली के मौके पर जब ये प्रदूषण अपने चरम पर होता है, तब ये सामान्य दिनों के मुकाबले दोगुने से ज्यादा होता है। तब इस हवा में सांस लेने वालों की उम्र औसतन 10 साल कम हो जाती है। फिर भी हम दिवाली पर जमकर पटाखेबाजी करने से बाज नहीं आते। दिवाली के दूसरे दिन क्या रहा प्रदूषण का स्तर, ये भी जान लीजिए। गाजियाबाद 306, ग्रेटर नोएडा 291, नोएडा 276, मेरठ 260, लखनऊ 223, कानपुर 223। हर साल दिवाली से पहले एयर क्वालिटी इंडेक्स कम होता है। दिवाली से अगले दिन उसी जगह का एयर इंडेक्स दोगुने से ज्यादा हो जाता है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया है कि दीपावली से लेकर के अगले 3 से 5 दिन दिल्ली में हवा की क्वालिटी के स्तर के लिए बेहद खतरनाक, बेहद क्रिटिकल साबित होने जा रहे हैं। PM 2.5 315 वेरी पुअर कैटेगरी में बना हुआ है। इंडिया गेट दिखाई नहीं दे रहा है। प्रदूषण की चादर पूरे दिल्ली एनसीआर में छाई हुई है, धुंध की तरह छाई हुई है। और अगले 3 से 4 दिन बेहद क्रिटिकल दिल्ली के लिए प्रदूषण के लिहाज से हो सकते हैं। हर साल दिवाली की रात दिल्ली एनसीआर ही नहीं बल्कि यूपी के कई शहर गैस चैम्बर में तब्दील हो जाते हैं। पोल्यूशन से मॉर्निंग वॉक करने जाने में थोड़ा सा सांस में प्रॉब्लम हो रही है। ज्यादा तो है ही है पोल्यूशन पटाखों की वजह से। हर साल दिवाली के मौके पर एयर क्वालिटी इंडेक्स बता रही है कि हम कई बीमारियों को खुला न्योता दे रहे हैं। इतनी प्रदूषित हवा में सांस लेना न सिर्फ सालाना 5 से 10 साल तक उम्र कम करता है, बल्कि कई बीमारियों को भी पैदा करता है। इसे आप एयर क्वालिटी इंडेक्स के मानक से समझ सकते हैं। AQI 0 से 50 बहुत अच्छा, AQI 51 से 100 संतोषजनक, AQI 101 से 200 सांस लेने में दिक्कत की आशंका, AQI 201 से 300 सांस लेने में दिक्कत, बच्चों और बुजुर्गों के लिए नुकसानदायक, AQI 301 से 400 सेहत के लिए बेहद नुकसानदायक, AQI 401 से ज्यादा बेहद गंभीर स्थिति। अगर आप 100 से ज्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स वाली हवा में सांस ले रहे हैं, प्रदूषण से होने वाली आम बीमारियों के चंगुल में फंस सकते हैं। मसलन आपको आंखों में जलन होगी, सांस लेने में तकलीफ, नाक में जलन होना, बालों का झड़ना, चक्कर आना और घबराहट होना, सिर में दर्द रहना, त्वचा पर दाने और खुजली होना, फेफड़ों की समस्या, हार्ट और नर्वस सिस्टम का प्रभावित होना, खांसी और अस्थमा के रोग बढ़ सकते हैं। भले ही कोर्ट ने पटाखों और आतिशबाजी पर बैन लगा दिया हो, लेकिन दिवाली वाले दिन इन सारे नियमों की धज्जियां उड़ जाती है। पटाखों से निकलने वाली सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस हवा को प्रदूषित करती है। टीम न्यूज स्टेट। और इसी के साथ पहाड़ समाचार में मेरे साथ अभी इतना ही। आप बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ।